सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां देश या नेशन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। आज हम जो नक्शे देखते हैं, जो झंडे पहचानते हैं, ये सब कुछ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से पैदा हुआ है, राष्ट्रवाद। तो चलिए आज हम इसी विचार के जन्म की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? कैसे राजाओं और बड़े बड़े साम्राज्यों की दुनिया राष्ट्रों की दुनिया में बदल गई? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और पता है, इस बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई? एक सपने से। हाँ, एक कलाकार के सपने से। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां लोग किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक हों। ये जो तस्वीर है ना, इसे 1848 में फ्रेडरिक सुरियू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था। यह असल में उनका एक सपना था, एक यूटोपियन विजन, मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना जो इतनी अच्छी हो कि असलियत में उसका होना लगभग नामुमकिन लगे। इसमें हम देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग, क्या मर्द क्या औरतें, सब एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा को नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसकी असली कहानी इसके सिंबल्स में, यानी प्रतीकों में छुपी है। हर देश की अपनी अलग पहचान है, अपने झंडे और अपनी वेशभूषा से। लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा को सम्मान दे रहे हैं, जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे में इंसानी हक का घोषणा पत्र। जमीन पर देखिए, राजशाही के टूटे फूटे प्रतीक बिखरे पड़े हैं, जो तानाशाही के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। और ऊपर आसमान में ईसा मसीह और देवदूत जैसे सब देख रहे हों, जो देशों के बीच भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1848 में ये सब सिर्फ एक सपना था, एक खूबसूरत ख्याल। तो फिर ये पावरफुल आइडिया, ये राष्ट्र का विचार आखिर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई कैसे? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। तो इस सपने को हकीकत में बदलने वाली जो पहली चिंगारी थी ना, वो एक क्रांति से भड़की। एक ऐसी क्रांति जिसने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। वो साल था 1789 और वो क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति। यहीं पर पहली बार राष्ट्रवाद का विचार खुलकर सामने आया। अब सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता एक राजा के हाथ से निकलकर सीधे सीधे लोगों के हाथ में आ गई। क्रांति ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब देश की किस्मत कोई राजा नहीं बल्कि उस देश के नागरिक तय करेंगे। ये ख्याल ही अपने आप में एक क्रांति था। तो अब इस नए राष्ट्र को बनाने के लिए जरूरी था कि लोगों में एक हम की भावना हो, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। इसके लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे आइडियाज लाए गए, जिसने सबको बराबर अधिकार दिए। पुराने शाही झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। देश में सबके लिए एक जैसे कानून बनाए गए और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाकर लोगों को एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई। और जैसा कि होता है, क्रांति की ये आग सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुकी, ये तो जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। जैसे ये जो जर्मन पंचांग है, ये दिखाता है कि कैसे फ्रांस में बैस्टिल के किले पर हुए हमले की खबर ने जर्मनी के लोगों के दिलों में भी आज़ादी की लौ जला दी थी। अब कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, और उसका रोल काफी दिलचस्प और कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड था। नेपोलियन ने क्या किया? उसने एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब शासन चलाने के तरीके में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। सबसे बड़ा था उसका 1804 का सिविल कोड, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। इसने जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, कानून की नज़र में सबको एक बराबर कर दिया और प्रॉपर्टी के अधिकार को पक्का कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, नेपोलियन का रोल एक दोधारी तलवार जैसा था। देखिए, जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया, वहां शुरू में तो लोगों ने फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये हमें पुरानी सामंती व्यवस्था से आज़ादी दिलाने आए हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही लोगों पर भारी टैक्स, सेंसरशिप और जबरदस्ती सेना में भर्ती का बोझ पड़ने लगा। और यही बात हमें इस जर्मन प्रिंट में साफ दिखती है। जो सैनिक आज़ादी का नारा लेकर आए थे, अब वही लोगों की नज़र में जालिम बन गए थे, जो आम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। और फिर 1813 में हुई लाइप्ज़िग की लड़ाई। इस हार के साथ ही नेपोलियन के पतन की शुरुआत हो गई। ये कार्टून तो बड़ा मज़ेदार है। इसमें नेपोलियन को एक डाकिया दिखाया गया है, जो घर लौट रहा है और उसके थैले से एक एक करके वो सारे इलाके गिरते जा रहे हैं जिन पर उसने कब्जा किया था। ओके, तो हमने अभी तक घटनाओं की बात की। अब 1 मिनट के लिए रुकते हैं और इस विचार की जड़ में जाते हैं। मतलब आखिर ये राष्ट्र है क्या चीज़? ये सवाल 1882 में एक फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनान ने पूछा था। उनका सवाल बहुत सीधा था, व्हाट इज अ नेशन, यानी राष्ट्र क्या है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि एक राष्ट्र मतलब एक जैसी भाषा, एक जैसी नस्ल या धर्म या फिर एक जमीन का टुकड़ा। लेकिन रेनान ने कहा नहीं, ये सब एक राष्ट्र को नहीं बनाते। तो फिर राष्ट्र क्या है? रेनान के हिसाब से राष्ट्र एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसका मतलब है एक साझा इतिहास जिसमें लोगों ने मिलकर कुर्बानियां दी हों, संघर्ष किया हो और साथ ही आज भी साथ रहने की एक इच्छा। उन्होंने एक बहुत मशहूर बात कही थी कि एक राष्ट्र का होना एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह है, अ डेली प्लेबिसाइट। मतलब ये हर दिन लोगों का एक फैसला है कि हाँ, हम साथ रहना चाहते हैं। तो ये जो सोच थी, इस सोच ने असल में यूरोप का नक्शा कैसे बदला? कैसे इसने मॉडर्न नेशन स्टेट को जन्म दिया? देखिए, राष्ट्रवाद के इस विचार से पहले का यूरोप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो बड़े बड़े साम्राज्यों का एक पैचवर्क था। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर को ही ले लीजिए। इसमें तरह तरह की भाषा बोलने वाले अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे, जिनमें आपस में कोई हम वाली बात नहीं थी। ये पूरी कहानी इस टाइमलाइन में सिमट जाती है। शुरुआत हुई नेपोलियन के युद्धों से, जिन्होंने जाने अनजाने में ही सही राष्ट्रवाद के बीज पूरे यूरोप में बो दिए। फिर आया 1848, जब पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी आ गई। लोग अपने अपने नेशन स्टेट की मांग करने लगे और इसी का नतीजा हमने बाद में इटली और जर्मनी के एक ही चरण में देखा। और इस पूरी सदी की उथल पुथल का नतीजा क्या निकला? नतीजा था मॉडर्न नेशन स्टेट का जन्म। इसने पुराने साम्राज्यों की जगह ले ली और दुनिया का पॉलिटिकल मैप हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा बदलाव जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। तो आखिर में हम वापस रेनान के उसी विचार पे आते हैं। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र एक डेली प्लेबिसाइट है, यानी रोजाना किया जाने वाला एक चुनाव। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में इस चुनाव को हर दिन मजबूत करने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को हमारे आज से जोड़ता है।